नमस्कार, नए भारत की 2020 में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। यानी अगले 20 मिनट में हम आपको तेज रफ्तार से आपके काम की हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा खुलासा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी न्यूज ने आज चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज कर दिया। जी हाँ, सही सुन रहे। तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति ने चीन की दशकों से चली आ रही साजिश और क्रूरता की पोल खोल कर रखी। जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप, पूरे डिटेल्स इस रिपोर्ट। तिब्बत में चीन का अत्याचार आज भी जारी है। 2017 से 2019 तक चीन ने लगातार तिब्बत में कई मठों, प्रतीक चिन्हों को तहस नहस कर दिया है। तिब्बत के राष्ट्रपति लोब्सांग सांगे ने जी न्यूज को बताया कि चीन तिब्बत के 10 लाख लोगों को मार चुका है, तिब्बत की महिलाओं का शारीरिक शोषण करता है, तिब्बत की महिलाओं से शादी कर उन्हें चीनी बना उनकी जाति खत्म करना चाहता है, तिब्बत के 98% मठों को बर्बाद कर चुका है। चीन के लोगों ने तिब्बत के मठों में जाकर मांस पकाया। बर्बरता से परेशान तिब्बती आत्महत्या कर लेते हैं। चीन ने लालच देकर सड़कें बनाई और फिर तिब्बत पर कब्जा भी कर लिया। तिब्बती लोग सोचने लगे हमारा खुद रास्ता बना रहा है, हमारे लिए फायदा उन्नति होगी। उसके बाद सैनिक लोग को बंदूक निकाला और बंदूक चलाना शुरू कर दिया और रास्ता से उनका टैंक्स आया और ट्रक्स आया, सारे देश को कब्जा कर दिया। ऐसे धोखा दिया हुआ है। चीन ने धोखा दिया, ये कह रहे हैं तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति डॉक्टर लोब्सांग सांगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 2 दिनों के लद्दाख दौरे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आज मुलाकात कर उन्हें लद्दाख में ग्राउंड जीरो की जानकारी दी। आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री को लद्दाख में ताजा हालात की जानकारी दी और उन्हें सेना की तैयारियों को लेकर भी अवगत कराया। साथ ही सैन्य स्तर पर दोनों देश की सेनाओं के बीच हो रही बातचीत की भी जानकारी जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से साझा की। गौरतलब हो कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पूर्वी लद्दाख में 2 दिनों के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास के इलाकों का भी निरीक्षण किया था। रक्षा मंत्री भी विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेकर रूस से लौटे हैं। अब उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना है, जहां वो प्रधानमंत्री को लद्दाख से संबंधित मुद्दों से भी अवगत कराएंगे। सीमा पर बढ़ रहे तनाव को देखते हुए भारत लद्दाख और जम्मू कश्मीर में निर्माण के साथ साथ संचार सुविधाओं को भी मजबूत करेगा। इसके लिए सरकार ने मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत काम करने विभाग ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड सीमा पर करीब 354 गांवों में संचार सुविधा देने की योजना पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 144 गांव शामिल हैं। इस योजना के तहत लद्दाख के 57 गांव और जम्मू कश्मीर के 87 गांवों में संचार सुविधा पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही संचार मंत्रालय ने देश के दूर दराज के इलाकों में 812 डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल लगाने की योजना बनाई। 812 फोन टर्मिनल में से 134 फोन टर्मिनल लद्दाख में लगाए जाएंगे। इनमें लद्दाख की गलवान घाटी, दौलत बेग ओल्डी, डीसिंग पोस्ट के साथ साथ हॉट स्प्रिंग, लद्दाख का लुकुंग ठाकुंग, चूशुल इलाके शामिल हैं। आज भी जम्मू कश्मीर से आतंकियों पर बड़ी खबर आई। त्राल में आज सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। कल रात सेना, पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने त्राल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुरक्षा बलों से घिरने के बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू की। रात में अंधेरे की वजह से ऑपरेशन रोकना पड़ा। सुबह फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ और 3 आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों में हिजबुल के टॉप कमांडर कासिम शाह उर्फ जुगनू भी शामिल है। मारे गए तीनों आतंकियों की पहचान मोहम्मद कासिम शाह उर्फ जुगनू, बासित अहमद पारे और हारिस मंजूर बट के तौर पर हुई है। तो ये भी बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आज CRPF के जवानों पर आतंकी हमला भी हुआ और इस हमले में एक जवान शहीद हो गया। आतंकवादियों ने 90 बटालियन की CRPF की पेट्रोलिंग पार्टी पर अनंतनाग के बिजबेहारा में हमला किया। आतंकियों ने CRPF के जवानों पर फायरिंग की। इस हमले में CRPF का एक जवान शहीद हो गया और एक बच्चे की भी मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। अब खबर पाकिस्तान की नई साजिश से जुड़ी हुई। कश्मीरी युवाओं के जरिए पाकिस्तान फिर से पुलवामा जैसे आतंकी हमला करा सकता है। एक खुफिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि पाकिस्तान कश्मीरी युवाओं का इस्तेमाल करके आतंकवाद को स्थानीय रंग देने की साजिश रच रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी उच्चायोग कश्मीरी युवाओं को वीजा देता है, फिर उन्हें आतंकी हमले की ट्रेनिंग के लिए कश्मीर भेजता है। 2017 से अब तक पाकिस्तानी उच्चायोग ने जम्मू कश्मीर के 399 युवाओं के वीजा जारी किए, जिनमें से 218 युवाओं की कोई जानकारी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ये 218 कश्मीरी युवा भारत में बड़े हमले के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। भारत की पराक्रमी सेना सिर्फ चीन पर ही नहीं बल्कि LOC यानी भारत पाकिस्तान की सीमा पर भी पूरी तरह चौकस। पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात। सरहद पर निगरानी रखने के लिए जवान नई तकनीक का कर रहे हैं इस्तेमाल। भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF को, इंटरनेशनल बॉर्डर पर BSF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें शामिल थे। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान से 1 करोड़ 25 लाख मजदूरों को काम मिलेगा। पीएम मोदी ने इसे प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम कहा। केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव गुणात्मक और क्वांटिटेटिव संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के जरिए राज्य में हर दिन 60 लाख मजदूरों को काम मिलेगा। 31 जिलों में योजना शुरू होगी। 25 अलग अलग क्षेत्र में रोजगार दिए जाएंगे। नए काम को शुरू करने के लिए 5,900 करोड़ रुपए का कर्ज मिलेगा। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर 6 जिलों के लोगों से बात की। बहराइच के किसान से प्रधानमंत्री मोदी ने एक वादा भी करवाया। आप मुझे बताइए, आपको प्रधानमंत्री आवास मिला, आप प्रधानमंत्री को क्या दोगे? प्रधानमंत्री को भगवान से कहता हूँ खूब सुखी से रहे, वो सारी जिंदगी प्रधानमंत्री ही रहे। बस ऐसा ही कह दोगे क्या? खुद कुछ देंगे नहीं आप? अच्छा देखिए, पहला तो आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप बच्चों को जितना पढ़ना है जरूर पढ़ाएंगे। कभी भी आपको थोड़ी तकलीफ पड़े तो भी बच्चों को पढ़ाएंगे, करेंगे? पढ़ाएंगे साहब, पढ़ाते हैं। पक्का? पक्का। और हर साल मुझे चिट्ठी लेके बताओगे कि भाई बच्चे अब यहाँ इस क्लास में आए, इतना मार्क लाए हैं, ऐसा बताओगे? बताएंगे साहब। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर यूपी का पूरा रोड मैप बताया। अब रुक करेंगे हमारी अगली खबर का। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा डोनेट किया गया, दान किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, संकट में लोगों की मदद करने के लिए बना पीएमएनआरएएफ यूपीए के कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दान कर रहा था। पीएमएनआरएएफ बोर्ड में कौन बैठा? सोनिया गांधी। राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सोनिया गांधी। ये पूरी तरह से निंदनीय है। इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन ने पैसे दिए। उन्होंने पूछा था कि कांग्रेस ये बताए कि प्रेम कैसे बढ़ गया। उन्होंने दावा किया कि चीन से फाउंडेशन को 90 लाख की फंडिंग की गई। अब सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डिटेल इस रिपोर्ट में। सरकार के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 जुलाई तक घोषित कर दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं की मार्किंग सीबीएसई के नए नियमों के मुताबिक होगी। जिन छात्रों ने 3 से ज्यादा पेपर दिए हैं उनके बेस्ट ऑफ 3 के आधार पर रिजल्ट तय होगा, यानी वो 3 पेपर जिनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन होगा। इसी तरह जिन छात्रों ने सिर्फ 3 पेपर दिए हैं उनके बेस्ट ऑफ 2 और जिन्होंने 1 या 2 पेपर दिए हैं उनका परिणाम उन्हीं 2 या 1 पेपर के आधार पर तय किया जाएगा। इसके अलावा जो छात्र परीक्षा में हिस्सा लेंगे उनके लिए नियम लागू नहीं होगा। दिल्ली के पास गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पति पत्नी की खुदकुशी पर कई सवाल उठ रहे हैं। घर में दोनों के अलावा 8 महीने का बच्चा भी था। पुलिस को घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के ज्ञानखंड 1 में पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली। घर में 8 महीने का बच्चा भी था। पत्नी पल्लवी ने ड्राइंग रूम में और पति निखिल ने बेडरूम में फांसी लगा ली। थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक मकान में एक दंपति ने आत्महत्या की। दोनों के शव, पति पत्नी के शव फांसी पर लटके हुए पाए गए हैं। 2 वर्ष पूर्व इनकी शादी हुई थी। 9 महीने का बच्चा भी है। पुलिस के मुताबिक पल्लवी ने देर रात अपनी बहन को मैसेज किया था कि सुबह उनके घर आ जाए क्योंकि बच्चा अकेला मिलेगा। परिवार वाले घर आए तो दोनों की खुदकुशी का पता चला। दोनों ने खुदकुशी क्यों की, पुलिस इसका पता लगा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 20वें दिन भी बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 80 रुपए के पार पहुंच गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत आज 21 पैसे बढ़ गई, यानी अब लोगों को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 80 रुपए 13 पैसे चुकाने होंगे। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से अब लोग भी परेशान हो गए। दिल्ली में लगातार पिछले 20 दिनों से पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हो रहा है।
कल के मुकाबले भी अगर आज बताएं तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं, डीजल के भी दाम बढ़ गए हैं। कल के मुकाबले आज पेट्रोल में 21 पैसे का इजाफा हुआ है, वहीं डीजल में अगर आपको बताएं तो 17 पैसे का इजाफा हुआ है। दोहरी मार कस्टमर्स पर पड़ रही है कि पहले तो जैसे जैसे कोरोना से लॉकडाउन से बाहर आते हुए अनलॉक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अब क्योंकि पेट्रोल के जो दाम हैं, जो कीमतें हैं, वो लगातार उनमें इजाफा हो रहा है, तो लोगों को इससे भारी परेशानी झेलने को मिल रही है। पीयूष शर्मा, जी मीडिया। और सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं, हम आपको आपके शहर की पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। दरअसल कीमतों में बढ़ोतरी पर आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी और कार्यकर्ताओं, साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच तनातनी इतनी बढ़ी कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लेकिन इस वक्त हम आपको आपके शहर में दाम क्या है पेट्रोल और डीजल का, वो आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में 87 रुपए 25 पैसे पेट्रोल और लखनऊ में 80 रुपए 75 पैसे पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए रेलवे ने सभी रेगुलर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे बोर्ड ने फैसला किया है कि 12 अगस्त तक नियमित रेलगाड़ियां नहीं चलेंगी। रेलवे बोर्ड ने कहा कि सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाएं 12 अगस्त तक रद्द रहेंगी, लेकिन सभी स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। अगर किसी व्यक्ति की 12 अगस्त तक कैंसिल की जा रही ट्रेनों में बुकिंग है तो उसे पूरा पैसा वापस मिलेगा। रेलवे के मुताबिक यात्री अपने टिकट का पैसा रेलवे के काउंटर से लेकर जा सकेंगे। इसके लिए यात्री को रेलवे काउंटर पर अपना पुराना टिकट दिखाना होगा, फिर उसे वहीं से कैश में रिफंड मिल जाएगा। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने चिंता नहीं जताने को कहा है। जी हां, सही सुन रहे, चिंता नहीं जताने को कहा है। इसके साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट आज नेगेटिव आ गई। केजरीवाल ने कहा कि पिछले दिनों मामले तेजी से इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग में तेजी हुई है। केजरीवाल ने साथ ही कहा कि जल्द ही लोगों को इलाज मिले, इसके लिए आईसीयू वाले बेड बढ़ाए जाएंगे। आईसीयू बेड्स के लिए भी काम हो रहा है। 200 और मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी की भी इजाजत मिली है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ज्यादातर लोगों को हल्का कोरोना हो रहा है, जिसमें भर्ती होने की जरूरत नहीं होती। मरीज खुद घर पर ही ठीक हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि 74,000 टोटल केस अभी तक हुए, इनमें से 45,000 लोग ठीक हो चुके हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में हालात काबू में, लेकिन देश में हर दिन कोरोना के नए मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जा रही है। डिटेल्स रिपोर्ट में देखिए। देश में आज एक दिन में 2,15,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,296 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक के सबसे ज्यादा है। बीते 24 घंटों में 407 लोगों की मौत भी हुई है और इसी के साथ देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 15,300 के पार पहुंच चुकी है। देश में 4,90,401 कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जिसमें से 2,85,637 इलाज से ठीक भी हुए। इसी के साथ इलाज से ठीक होने की दर 58.24% हो गई है। बिहार के 16 जिलों में मौसम विभाग ने 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार में बिजली गिरने से 95 लोगों की मौत हो गई। बिहार के अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल में आज भारी बारिश होने की संभावना है। मॉनसून की शुरुआत में ही कई जगह बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। तस्वीरें बिहार के अररिया की हैं, जहां लगातार बारिश की वजह से नदी नहरें उफान पर है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। कटिहार में भी भारी बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ने लगा है। महानंदा नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है। भागलपुर जिले में गंगा नदी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले एक हफ्ते में गंगा का जलस्तर 2 मीटर तक बढ़ा है। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने 5 दिनों तक पूरे बिहार में भारी बारिश की संभावना जताई है। आज बिहार के 10 जिलों में रेड अलर्ट और करीब 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक बड़ा हादसा होते हुए टला। सोनीपत के कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। सड़क पर उतरते हेलीकॉप्टर को देखकर एक्सप्रेसवे के टोल पर मौजूद टोल कर्मचारी हैरान रह गए। तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर की एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। सूचना मिलने के बाद दूसरा हेलीकॉप्टर इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों को लेकर मौके पर पहुंचा और खराब हुए हेलीकॉप्टर को ठीक कर उसने दोबारा उड़ान भरी। और एक और बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए 65 साल से ज्यादा उम्र बुजुर्गों को भी पोस्टल बैलेट
की सुविधा मिलेगी। पोस्टल बैलेट यानी डाक से मतदान की सुविधा केंद्र सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है और इस बदले हुए नियम का लाभ सबसे पहले मिलेगा बिहार के मतदाताओं को, क्योंकि इस राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। 65 साल से ज्यादा उम्र के वोटर्स के लिए ये बड़ी खबर है, राहत की खबर है। कोरोना काल है, ये पोस्टल बैलेट से मतदान कर पाएंगे 65 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.